बहुत छोटा-सा बच्चा अपने पास आएगा, इमीडिएटली हम हेल्प कर देते हैं कि नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल। आई डोंट केयर से ये मेंटालिटी शुरू होती है। देखते थे कि वो नज़दीक से कुत्तों को बुलाते थे और उनको खाना खिलाते थे। सो आज है वर्ल्ड काइंडनेस डे और इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है जिगर सर इनामदार। जिगर सर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ICCR के कोऑर्डिनेटर है, प्लस वो MS यूनिवर्सिटी में सेनेटर सिंडिकेट मेंबर है। इसके अलावा गुजरात राज्य स्वामी विवेकानंद युवक बोर्ड में कोऑर्डिनेटर भी है और इसके अलावा बहुत सारे सेवा के कार्य करते हैं जो कभी बाहर नहीं आने देते। सो आज काइंडनेस के टॉपिक के ऊपर वी आर ग्लैड कि हमें मौका मिला है कि उनके साथ डिस्कस करें। So, sir, first of all, thank you for joining us and giving a precious time for this session, for this interview. So, जैसे कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड काइंडनेस डे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडनेस जो है एक बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है, बट फिर भी उसकी जो व्याख्या है वो इतनी डिफाइन नहीं है कि व्हाट डू यू कॉल काइंडनेस। सो आपके हिसाब से आप काइंडनेस को कैसे डिफाइन करते हो? साहिल, काइंडनेस का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए तो उसको उदारता कहा जाता है। काइंडनेस शब्द के अर्थ में समझने से ज़्यादा उसको भाव के अर्थ में समझने की ज़रूरत है। काइंडनेस यानी कोई भूखा रहे और मैं खा लूँ, ये बात अगर मुझे हज़म नहीं होती है तो ये काइंडनेस है। अच्छे भाव से अगर उसको डिस्क्राइब करना हो तो मैं उसको कंपैशन वर्ड के साथ जोड़ता हूँ। कंपैशन वर्ड सहानुभूति के साथ जोड़ा जाता है। सहानुभूति ये है सह अनुभूति। एक व्यक्ति उसकी पीड़ा को अपने अंदर अनुभव करना। कोई भूखा है और हमको नींद ना आए, कोई दुखी है और हम खुश ना हो पाए, मेरी दृष्टि से ये काइंडनेस है। किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के अपने अंदर उसका अनुभव करना, मैं मेरी दृष्टि से काइंडनेस की व्याख्या ये करता हूँ। ओके, सो सर, अभी जो अगला मेरा जो प्रश्न है वो इस बारे में है कि आपने एक कहावत तो सुनने के पहले कहावत होती है कि नेकी कर दरिया में डाल। पर आज के समय में ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको वो लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है ताकि और लोग भी इंस्पायर हो सके और लोग भी आपके साथ जुड़ सके, या तो अपने हिसाब से ही वो मदद कर सके दूसरे लोगों की। तो बहुत ही असमंजस का ये एक प्रश्न बन जाता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, और अगर आप दिखाते हो और फिर अगर लोग उसको अगर क्रिटिसाइज़ करते हो तो आप उसको कैसे हैंडल करें? जो कहावत आपने कही, नेकी कर दरिया में डाल, और उसके बाद आज की जो कहावत है उसको मैं थोड़े अलग शब्दों में मैंने सुना है उसको कि नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल। कहीं ना कहीं इस बात के दो एंगल हैं, इस बात के दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। पहला एंगल ये है कि काम करने वाला जो व्यक्ति है, गुजरात के एक प्रसिद्ध कथाकार हैं, भागवत कथाकार हैं रमेश भाई ओझा। रमेश भाई ओझा का एक व्याख्यान मैंने कुछ वर्षों पहले जब मैं परिक्रमा में था उस समय मैंने सुना था, और रमेश भाई ने कार्यकर्ता यह शब्द की व्याख्या करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता वो है जिसका कार्य दिखता है पर कर्ता नहीं दिखता। आज सोशल मीडिया के ऑब्सेशन के कारण चारों तरफ कर्ता दिखते हैं, कार्य नहीं दिखता। कोई बड़े नेता की पुण्यतिथि या उनका जन्मदिन हो और एक हॉस्पिटल में 12 लोग एक पेशेंट को एक केला देते हुए फ़ोटो खिंचवाए, और वही 12 लोग एक एक सोशल मीडिया पे उसको 35-36 जगह पे पोस्ट करें, मेरी दृष्टि से इसको टालना चाहिए। शुरुआत के समय में ऐसा माना जाता था कि आप अगर आपके राइट हैंड से दाएं हाथ से कुछ काम करते हैं तो बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। तो पहला जो एंगल है वो यही है कि जब आप कुछ काम करते हैं और उसकी पब्लिसिटी करते हैं तो उसका एक बोझ आपके ऊपर रहेगा कि आपने कुछ किया और आपने उसकी पब्लिसिटी की। लोग बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस देंगे, बहुत सारे लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, बहुत सारे लोग आपको बधाइयाँ देंगे। उसके बाद रात को अगर प्रामाणिकता से हम सोचते हैं कि जो बधाइयाँ हमको मिल रही है, जो एप्रिसिएशन मुझे मिल रहा है, यह एप्रिसिएशन के सही में मैं लायक हूँ या नहीं, इसका बोझ बढ़ता है। तो इसीलिए कई बार ऐसा मन होता है कि इसको टाला जाना चाहिए। पर आज के समय में आज के यूथ को आपके कामों से, आज का यूथ जो है वो आपके शब्दों से इंस्पायर नहीं होगा। आज के यूथ को आप कितना भी अच्छा बढ़िया सा भाषण दे देंगे, लेक्चर दे देंगे, टेड टॉक दे देंगे, वो
आपकी बातों से प्रभावित नहीं होगा, वो आपको काम करते हुए देखेगा तो प्रभावित होगा। तो आपने ये काम किया है तो आपको उसको दिखाना चाहिए, पर इसमें मर्यादा का पालन ये होना चाहिए कि हो सके तब तक जो लाभार्थी है, जिसको हम बेनिफिट दे रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी उसको हम रिवील ना करें। उसका फ़ोटो, अगर हमको फ़ोटो देना है, रखना है फ़ोटो, तो सामने वाले का फ़ोटो ब्लर कर दें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके पास से जब हेल्प एक्सेप्ट करता है तो उसकी स्थिति में एक अलग प्रकार की लाचारी होती है। और जब वो फ़ोटो खिंचवाए जाते हैं तब उस व्यक्ति की लाचारी उस तस्वीर में आती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने किसी के लिए कुछ करके जो पुण्य किया है, अगर आप उसकी लाचारी को पब्लिसाइज़ करते हैं, उसकी पब्लिसिटी करते हैं, तो इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता। आप क्या काम करते हैं उसकी पब्लिसिटी करिए, आपने किसके लिए किया उस व्यक्ति को रिवील मत करिए, उसकी लाचारी को सबके सामने मत लाइए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक छोटी सी भेद रेखा अगर हम डिफ़ाइन कर लें और फिर उस कामों की पब्लिसिटी करें। मान लीजिए फॉर अ चेंज जो काम कर रहा है, आपकी टीम जो काम कर रही है, अगर इसकी पब्लिसिटी नहीं हुई, दुनिया को पता कैसे चलेगा कि आप लोग ये काम कर रहे हो। मैं जिस दिन इसके लॉन्चिंग में मुझे सहभागी होने का अवसर मिला, उसके बाद कम से कम 50 जगह पे मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। आपके वीडियोज़ होते हैं वो मैं शेयर करता हूँ। तो वो पब्लिसिटी नहीं है, वो पब्लिक के समक्ष, यूथ के समक्ष, ऑडियंस के समक्ष आप जो काम कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो 3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एक, हम जो करते हैं उसको लोगों के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं पे भी टॉक के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से ज़रूर रखें, पर रखते समय जो बेनिफिशियरी है उसकी आइडेंटिटी को हम रिवील ना करें। दूसरा, जो हमने किया है उसी को सबके सामने रखें, उसको एग्जैगरेट ना करें। और तीसरा, हमारा हेतु, हमारा उद्देश्य, द मोटिव बिहाइंड द होल एक्सरसाइज शुड बी लोगों को इन्फॉर्म करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को मोटिवेट करना। ये काम मैंने किया, इससे मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, मैं महान आत्मा हो गया, अपने आप को बड़ा करने के लिए ये नहीं किया जाना चाहिए। ये किसी को मोटिवेट करने के लिए ही किया जाना चाहिए। क्योंकि हम काम कुछ भी करें, अगर उसका हेतु स्पष्ट है, उसका हेतु पवित्र है, तो उसमें कोई पाप नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख के इस मामले में आगे बढ़ेंगे तो ये ठीक ही रहेगा। ना इसका कोई बोझ रहेगा, ना मैं इसको पाप मानता हूँ, बल्कि मैं इसको समाज के लिए, वर्तमान के लिए ज़रूरी मानता हूँ। बहुत सही कहा सर आपने कि एक इंडिविजुअल की डिग्निटी हर्ट नहीं होनी चाहिए जब आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो। और सो सर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, अगला सवाल, कि काइंडनेस कैन बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है कई मायनों में, पर हम कई बार लोगों को देखते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को रास्ते पे, जो लोग काफ़ी बार उनको भीख मांगनी पड़ती है या तो फिर बेचने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि आप प्लीज़ ले लो, आप प्लीज़ ले लो। और तो उस जगह पे कई बार लोगों के लिए अगेन दुविधा का माहौल हो जाता है कि आप इसको मदद करें या नहीं करें। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी को हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी ऐसे रैकेट्स भी चल रहे हैं कि आप उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप अगर उसको भीख देते हो तो उस ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? वो हम लोग कन्फ्यूज़ है कि हमको मदद करें या नहीं करें, और किस सिचुएशन में हमको हेल्प करनी ही चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये पूरे मामले में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। होता क्या है, जब हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े रहें और एक बहुत छोटा सा बच्चा अपने पास आएगा और इस प्रकार से गिड़गिड़ा के वो आपको उसकी चीज़ खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, विनती करेगा, उस समय हम पिघल जाते हैं और इमीडिएटली हम हेल्प कर देते हैं। हमको ये लगता है कि हमने जो हेल्प कर दी, बस इसमें सब हो गया। सही में जैसा आपने कहा, आई कम्प्लीटली एग्री विथ इट, कि ज़्यादातर केसों में ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, ये बहुत बड़े रैकेट हैं। उनको भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। जो कई बार कुछ स्त्रियां छोटे बच्चे को गोद में लेके आपके पास से कुछ मांगने के लिए आती हैं, तो बच्चे को ऐसी दवाइयाँ पिलाई जाती है कि बच्चा कॉन्स्टेंटली सोया करे, वो रोए नहीं, और वो जो फीमेल है वो उसको डिस्टर्ब ना करे। कई बार उनका वो बेटा या बेटी भी नहीं होता, बच्चा भी किसी और का होता है, बच्चा भी किराए पे लाया जाता है। ये सारी चीज़ें होती है।
बैलेंस्ड माइंडसेट में चीज़ों को ऑब्जर्व करने का प्रयास करें। जो आपके पास आया है उसको देखकर अगर आपका इंट्यूशन मजबूत है और आपको लगता है कि ये जेन्युइनली नीडी है तो उसको हेल्प करनी चाहिए। पर पेशेंस शब्द का जो मैंने प्रयोग किया, मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़्यादातर हम ट्रैफिक सिग्नल पे वहीं पे रुकते हैं जहाँ पर हमारा शहर होता है। हम बाहर के किसी शहरों में तो कम जाते होंगे, हमारे शहर में ही ऐसा होता है। और जहाँ तक बड़ौदा की बात करूँ तो छोटा सा शहर है। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से उन लोगों के पास जाके बैठें, उनके बारे में समझने का प्रयास करें। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी स्थिति। कई बार लोग फिज़िकली कम्प्लीटली ओके होते हैं फिर भी उनको भीख मांगनी पड़ती है, तो भीख मांगने का कारण समझें। हो सकता है आपको उस नेक्सस के बारे में पता चले। उनको एक बार हेल्प कर देने से उनका कुछ भला नहीं होने वाला। उनको दिन में ऐसे 100, 200, 300 लोगों की हेल्प चाहिए, तब जाके उनका टारगेट पूरा होता होगा। तो ऐसे व्यक्तियों की समस्या की जड़ तक जाके उनको नेक्सस में से बाहर निकालना, दैट शुड बी द स्ट्रेटेजी, दैट शुड बी द टारगेट। और उनको एम्प्लॉयमेंट दें, उनको एजुकेशन दें। बहुत सारे लोग, पाठशाला नाम का एक इनिशिएटिव है बड़ौदा में, जो फुटपाथ पे रह रहे बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मज़दूर काम करते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा सकता है। तो 3 चीज़ें, यानी किसी को खाना देना या किसी को खाना खरीदने के लिए पैसा देना, उससे ज़रूरी ये है कि व्यक्ति अपने आप खाना खरीद सके या खाना बना सके। उसके लिए उसको एम्पावर करना, उसको सक्षम करना। और उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। एक एजुकेशन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए नेटवर्क। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी टीम इतना अच्छा काम कर रही है, सो क्रिएट अ नेटवर्क। लोगों को जोड़िए। आप वही कर रहे हैं। आपका जो फॉर अ चेंज मोबाइल एप्लीकेशन है जो मैंने डाउनलोड किया है, और मैं इस कैमरे के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि फॉर अ चेंज जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको प्लीज़ 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 डाउनलोड करिए। उसमें आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसमें आप रजिस्टर होइए। उसके अलावा उसके साथ आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो ऐसे लोगों को इसके साथ जोड़ने का प्रयास करिए। और जो काम आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जिस दिन अपना लॉन्चिंग हुआ उस दिन भी आपको कहा था कि ये एक ऐसा काम था जो बहुत वर्षों से मैं करना चाहता था, मैंने किसी से शेयर नहीं किया था, मेरे मन में विचार चल रहा था। आपने ये काम किया है और इस काम को और मजबूत कैसे बना सकूँ ये मेरे मन में चलता रहता है। तो ऐसे अच्छे काम करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को एकत्र करके अच्छे लोगों का नेटवर्क बनाना और उनके द्वारा ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके मूल तक पहुंच के किस प्रकार से उनको हम एम्पावर कर सके, किस प्रकार से उनको एजुकेट कर सके, छोटा तो छोटा उनको काम दे सके, जिससे शाम को अपनी मेहनत के पैसे से वो खुद खाना बना के खाए, खुद खाना खरीद के खाए। उनको खाना देने से ज़्यादा आत्मसम्मान की भावना देना ज़रूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे कुछ लोगों को हेल्प करते रहेंगे तो हो सकता है कि आप एक दिन में 5 लोगों को हेल्प करेंगे, एक महीने में आप 100 लोगों को हेल्प कर सकते हैं। पर वो 100 लोगों को एक महीने में हेल्प करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग जो रहेगा वो एक व्यक्ति को खुद अपना खाना बनाने के काबिल बनाना, ये हो सकता है। तो मेरी दृष्टि से इस प्रकार से अगर जाएंगे तो समाज के लिए और उस व्यक्ति के लिए ज़्यादा हितकारी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत सही सर कहा आपने। अभी सर अगला सवाल मेरा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी की मदद करते हैं तो या तो मदद लेने वाला पाखंडी, आप जो भी कह लो, कि वो एक्चुअली वो मदद लेने के लिए नहीं होता, लायबल नहीं होता है, एलिजिबल, या तो फिर जो मदद करने वाला होता है वो कुछ ऐसा स्कैम कर देता है, या तो फिर उसकी जो भावना होती है वो सही नहीं होती है मदद करने के पीछे। जैसे कि अभी रिसेंटली एक बाबा का ढाबा करके एक सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हुआ था, तो उसमें अभी भी इतना क्लियर नहीं है कि किसकी गलती थी या तो कौन सही है कौन गलत, बट उसमें भी ऐसा ही है कि तो लोग सवाल उठाना शुरू कर देते कि मदद करनी ही नहीं चाहिए, भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, देखो आप भलाई करोगे तो आपके ऊपर ही आएगा,
आपको ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी नेगेटिविटी भी सोशल मीडिया पे बहुत ही इंस्टेंटली फैलने लगती है काइंडनेस को लेके कि करनी ही नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, एक बहुत अच्छी पंक्ति है भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री जो मेरे लिए मेरे आदर्श हैं, उन्होंने कही हुई ये पंक्ति है। और ये पंक्ति ये है कि कुछ लोगों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करते। अगर किसी व्यक्ति को अपना चेहरा पसंद नहीं है तो उसके कारण दर्पण नहीं मरते, दर्पण जीवित रहते हैं। दर्पण आपको आपका सही चेहरा दिखाते हैं। दर्पण ये समाज की ज़रूरत है, और समाज की ज़रूरत हमेशा से थी, आज भी है और हमेशा रहने वाली है। तो दर्पण तो रहेंगे, ज़रूरतें रहेंगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसे गलत निकल जाते हैं, उसके कारण अगर हम अच्छा काम बंद कर देते हैं, तो ये तो अच्छाई के ऊपर बुराई की विजय हो जाएगी। और हम तो दिवाली के त्योहारों की शुरुआत में बैठे हुए हैं। परसों दिवाली है, और दिवाली के त्योहारों की शुरुआत में बैठते हुए, दिवाली ये असत्य के ऊपर सत्य के विजय का प्रतीक है। और उस समय हम अगर सत्य के ऊपर असत्य के विजय की बात करें तो इससे गलत और कुछ नहीं हो सकता। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि कितने भी गलत एक्सपीरियंस हो, हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है। हमें अच्छे काम करते रहने हैं, करते रहने चाहिए। एक चीज़ जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए, दैट शुड बी द बेनिफिशियरी शुड गेट द बेनिफिट डायरेक्टली। जब हम चैनल्स क्रिएट करते हैं बीच में, तब बीच का व्यक्ति क्या करेगा वो हम कह नहीं सकते। इसीलिए जो बेनिफिशियरी है और जो बेनिफिट देना चाहता है, जो व्यक्ति हेल्प करना चाहता है, इन दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट कराइए। कोई फाइनेंशियल हेल्प एक्सेप्ट करता है या चीज़ों में काइंड में एक्सेप्ट करता है, तो चीज़ों की भी बैलेंस शीट बन सकती है, कैश का बैंक स्टेटमेंट हो सकता है। तो any person of the world can see the bank statement and balance sheet of for a change। जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, जितने लोग आपके कामों को पारदर्शिता से देखना शुरू करेंगे, देख पाएंगे, उतना आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा, उतना आपका नेटवर्क बढ़ेगा और उतना अच्छा काम आप कर पाओगे। जो गुप्त चीज़ें होती है, जो सीक्रेसी होती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बेनिफिशियरी एंड द गिवर, ये अगर हम करेंगे तो ऐसी कंट्रोवर्सीज अवॉइड होगी। पर आपके प्रश्न का जो पहले वाक्य में जवाब दिया, अंतिम भी वही जवाब रहेगा कि अगर ऐसे आप 10 काम करते हैं, 10 में से 9 काम में आपको अनुभव खराब मिलते हैं, तो भी सिर्फ एक काम में भी अगर ठीक से होता है तो भी वो काम शुरू रखिए। राइट सर। सर अगला सवाल मेरा ये है कि ये तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप किसी स्ट्रेंजर की अगर आप हेल्प करते हो, तो काइंडनेस दिखाते हो। अभी जब हमारा एक पर्सनल फैमिली रिलेशंस में, या तो हमारे जो दोस्त होते हैं, कलीग्स होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही अच्छे से बर्ताव करने की कोशिश करते हैं, हम बहुत ही काइंड रहते हैं, हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट सामने से हमको सेम रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो अगेन वहाँ पे एक नैरेटिव लोगों का ये बनता है कि नहीं, जैसे लोग हैं आप वैसा का वैसा ही उनके साथ बिहेव कीजिए। दूसरा नैरेटिव ये कि नहीं, सामने वाला जैसा भी हो अपना आप काइंडनेस रखिए। तो वो काइंडनेस अगर आप रखते हो वो इंसान के प्रति, तो वो इंसान से तो आपको सामने काइंडनेस मिलती नहीं है। तो फिर लोग ऐसा सवाल होता है कि तो फिर उसका क्या मतलब है? तो इसके ऊपर सर आपका क्या प्रतिभाव है? हम ऐसी सिचुएशन में इतने तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से बिहेव करें जिससे उस इमोशंस का बोझ हमको डिस्टर्ब ना करे। तो उनको जो करना है वो करें, आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है, उनको क्या करना है वो आपको डिसाइड नहीं करना है। यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल बी एबल टू डू। तो जो आप कर सकते हैं आप करें, जिसको जो करना है उसको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए। कोई देखे ना देखे, कोई आपको अप्रिशिएट करे ना करे, एक प्रकृति में तत्व है और मैं मानता हूँ कि वो भगवान है। भगवान को पता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी फरियाद के काम करते जाइए। उसका परिणाम कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में आपको मिलेगा। ऐसी मेरी श्रद्धा है, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत सही कहा सर आपने, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि जहाँ पे हम लोग भला करें वहीं से हमारा भी भला हो, बट हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो प्रकृति कहीं ना किसी माध्यम से वो हमें लौटा ही देती है, उसका परिणाम हमें मिलता ही है। सर अब मेरा अगला सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है हमारी डे टू डे लाइफ में कि हम लोग एटलीस्ट इंश्योर कर सकें हम लोग दिन में एक काम तो ऐसा करें कि जिससे किसी की हेल्प हो या ऐसा
काइंडनेस का कुछ काम करें, तो ऐसे आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, काइंडनेस शब्द या किसी को हेल्प करना, ये शब्द या ये वाक्य, इसकी कोई सीमित मर्यादा, कोई सीमित दायरा नहीं है। ये बहुत ही वाइड, ब्रॉड और ओपन टर्म है। हम घर से निकले और घर से बाहर स्टेप डाउन करने के बाद पहला व्यक्ति, अगर हमारी सोसाइटी या हमारी कॉलोनी या हमारा घर के आसपास में जो भाई साफ़ सफाई कर रहा है, कोई बहन साफ़ सफाई कर रही है, वो हमको सबसे पहले अगर मिले, उसके सामने हंसना और वो जो काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना कि यू आर द पर्सन बिहाइंड आवर हैप्पीनेस। आप है तो इतनी अच्छी साफ़ सफाई रहती है, आप बहुत अच्छे हो यार, थैंक यू सो मच, कैसे हो, सब ठीक है, घर पे सब ठीक है। उसके साथ 1 मिनट बात करना। जब लोग उससे दूर भागते हो, ऐसे समय पे उसके साथ जाके खड़े रहना। अगर आप फीमेल हो, वो फीमेल है, या आप मेल हो, वो मेल है, तो उसके कंधे पे हाथ रखना। मेरी दृष्टि से काइंडनेस यहाँ से शुरू होती है, किसी के सामने हंसने से, किसी के साथ प्यार से बात करने से, किसी के अच्छे काम को अप्रिशिएट करने से। किसी को हेल्प करना मतलब ये भी हेल्प है। उस व्यक्ति का अपने आप के ऊपर उसका जो आत्मविश्वास है, अपने आप के ऊपर का जो उसका विश्वास है, वो आत्मविश्वास इससे 10 गुना हो जाएगा कि यार कोई एक व्यक्ति तो है जो मुझे अप्रिशिएट करता है। उस दिन रोज़ वो साफ़ सफाई जो करते होंगे, उससे अच्छी साफ़ सफाई उनसे होगी, क्योंकि उनको एक बल मिला है। किसी भी काम में सबसे बड़ा बल ये आत्मबल होता है, और आत्मबल आत्मविश्वास से मजबूत होता है। किसी का आत्मविश्वास मजबूत करो, सबसे बड़ी हेल्प। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हेल्प यानी किसी को पैसे दें, किसी को वस्तु दें, किसी को फीलिंग्स देना, किसी को इमोशंस देना, किसी को पॉजिटिविटी देना, ये भी एक काइंडनेस है। और जब दिन का अंत होता है, जब हम रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाते हैं, सुबह उठने के बाद रात सोने तक हमारा व्यवहार क्या रहा, व्यवहार की जो काइंडनेस है, द काइंडनेस ऑफ बिहेवियर इज़ द बेस्ट काइंडनेस। क्योंकि किसी को पैसा देना और बोलना चल पकड़ रख, मेरी दृष्टि से कुछ नहीं देना, और उसके कंधे पे हाथ रख के इतना बोलना कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा, और तुम अपने आप कमा सकते हो, मेरा तुम्हारे ऊपर ये विश्वास है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको 1000 रुपये देने से ये एक वाक्य देना ज़्यादा बड़ी हेल्प होगी। तो द काइंडनेस ऑफ बिहेवियर इज़ द ग्रेटेस्ट काइंडनेस। आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, आप किसी के लिए गलत करते नहीं हो, गलत बोलते नहीं हो, मेरी दृष्टि से ये भी बड़ी काइंडनेस है। और इसके कारण, आपके बिहेवियर के कारण, आपकी इस काइंडनेस या आपके इस मनोभाव के कारण अगर कोई व्यक्ति को खुशी मिलती है, ये बहुत बड़ी काइंडनेस है। कम से कम उसके कारण कोई दुखी नहीं होता है, ये उससे भी बड़ी काइंडनेस है। तो काइंडनेस का अर्थ बहुत व्यापक है। उस व्यापक अर्थ में काइंडनेस को समझने का हम प्रयास करें, और उसको रात में सोने से पहले याद करने का प्रयास करें। कुछ गलत हुआ होगा, ध्यान में आएगा, हटाइए। अच्छा हुआ होगा, उसकी मात्रा बढ़ाने का प्रयास करिए। वह खुशी आपको जो आनंद देगी, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला जो है, मधुशाला की एक पंक्ति है, पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। मैं इसको उस अर्थ में लेता हूँ कि जो व्यक्ति पीड़ा को आनंद में परिवर्तित कर सकता है, किसी की पीड़ा को अपने आनंद में परिवर्तित कर सकता है, मेरी दृष्टि से ये सबसे बड़ी काइंडनेस है, और हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। अगला सवाल मेरा सर ये है कि जैसे कि आज का जो यूथ है जनरली, तो वो लोग बहुत ही लॉजिकल आंसर्स ढूंढते हैं चीज़ों को लेके। आपको अगर किसी को ऐसा लॉजिकली अगर आपको बताना हो कि काइंडनेस क्यों करनी चाहिए, वाई वन शुड प्रैक्टिस काइंडनेस एवरी डे, तो आपका क्या जवाब रहेगा? ईश्वर ने हमको मनुष्य का अवतार दिया है, और मनुष्य का अवतार ये मनुष्य अपने लिए नहीं होता, मनुष्य औरों के लिए होता है। धीरे धीरे आज के समय में सेल्फ सेंटर्डनेस बढ़ने लगी है, और आज का यूथ या आज की एक नई जनरेशन जो है, वो धीरे धीरे अपने ऊपर केंद्रित होती जा रही है। उनको आई डोंट केयर से ये मेंटालिटी शुरू होती है
और दुनिया भाड़ में जाए, यहाँ पे ये मेंटालिटी पूरी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए मेरे घर में एक मेरा प्यारा कुत्ता है और उस कुत्ते को अगर इच्छा हो कि वो मुझे कुछ खाना दे, वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि उसको कुत्ते का अवतार मिला है। वो मेरे लिए वफ़ादारी रखेगा, मेरी सुरक्षा करेगा, मेरे साथ आके बैठेगा, तो वो कर सकता है, वो करेगा। पर अगर उसके मन में ऐसा है कि वो मेरे लिए कुछ करे, मुझे कुछ ला के दे, तो वो नहीं दे पाएगा। भगवान ने मुझे मनुष्य का अवतार दिया है, मुझे उसको अगर खाना देना है मैं दे सकता हूँ। तो आपका जो सवाल है और सवाल का जो बैकग्राउंड था कि आज का यूथ बहुत ही लॉजिकल होने लगा है, तो मैं इस यूथ की मेंटालिटी को अप्रिशिएट करता हूँ। यूथ शुड बी लॉजिकल। यूथ ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, ब्लाइंडली किसी को फॉलो करने वाला नहीं होना चाहिए। मेरी 10 बातें सही है पर 11वीं गलत है, तो उस 11वीं बात के प्रति सवाल उठाने की हिम्मत यूथ में होनी चाहिए, तभी वो यूथ है। लॉजिक ढूंढना यही यूथ है। पर उस लॉजिक को लॉजिक के द्वारा परास्त करना, उस लॉजिक के प्रति काउंटर लॉजिक्स क्रिएट करके बात को जस्ट काटना, अपनी सुप्रीमेसी दिखाना, वो लॉजिक नहीं है। इसीलिए मेरा अगर जवाब पूछा जाए तो मैं यही मानता हूँ कि ईश्वर ने अगर हमको मनुष्य का अवतार दिया है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी और के लिए सोचें। हम दूसरे मनुष्य के लिए सोचते हैं तो जो लॉजिकल यूथ होगा वो ये पूछेगा कि वो भी तो मनुष्य है, तो उनके लिए आपको क्यों सोचें, उनके लिए आप ही क्यों सोचें, वो आपके लिए क्यों नहीं सोचते। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज मैं उनके लिए सोचता हूँ, कल वो किसी और के लिए सोचेंगे। आज वो किसी और के लिए सोचने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उनको मेरी ज़रूरत है। तो जिनको मेरी ज़रूरत है उसके लिए मैं कुछ करूँ, जब वो सक्षम हो जाएंगे कुछ करने के लिए, तब वो किसी और के लिए सोचेंगे। और आज भी जब कोरोना के टाइम पे हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, उस समय मैंने कई सारे फुटपाथ पे रह रहे लोगों को देखा है कि हम जैसे ही उनको खाना देते थे, वो खाने में से एक छोटे से डिब्बे में वो खाना अलग निकालते थे, और हम आसपास में ही कहीं पे है और हम देखते थे कि वो नज़दीक से कुत्तों को बुलाते थे और उनको खाना खिलाते थे। जो व्यक्ति खुद भूखा है, वो व्यक्ति अपने खाने से पहले कुत्ते के खाने के बारे में सोचता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे बड़ा काइंडनेस धारण करने वाला व्यक्ति है, और वो हमको सिखा रहा है कि उसके पास भले ही कुछ नहीं है, उसके पास जो है वो आपने दिया हुआ है, फिर भी वो किसी और के लिए सोचता है। तो हमें तो उनके लिए सोचना ये हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच सर। सो मेरे सवाल तो आज इतने ही थे। हमें बहुत कुछ जानने को मिला, और आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी एक ये इंटरव्यू की सबसे ज़्यादा जो बड़ी एक लर्निंग है वो ये है कि जो भी ये वीडियो देखेगा, मुझे लगता है कि एक अच्छा इंसान 5 या 10 मिनट के बाद बन के बाहर निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए, आपके विचार हमें जानने को मिले। और मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों या तो सोशल मीडिया पे शेयर करें लोगों के साथ। फॉर अ चेंज के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा कि फॉर अ चेंज एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जैसे कि लिंक्डइन है प्रोफेशनल्स के लिए, वैसे ही फॉर अ चेंज है चेंज मेकर्स के लिए। अगर आप सोसाइटी के लिए या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लोगों को ढूंढ सकते हैं जो लोग आपके जैसे ही सोशल कॉज के लिए सेंसिटिविटी रखते हैं। आप NGOs को ढूंढ सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ और एक्टिविटीज़ क्या हो रही है हमारे सोसाइटी में, हमारे सिटी में, वो आप ढूंढ सकते हैं। सो अगर आप कोई भी कॉज के लिए अगर कुछ करना चाहते हो आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और अगेन आपको अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।